Assalamu alaikum dear students, welcome to Farooq Khalid official. Today we will discuss paper 4 variant 2 May-June 2023, paper 4 variant 2 CAI's chemistry, alternative to practical. आप पहले से जानते हैं कि 2023 टू 2025 जो न्यू सिलेबस और न्यू पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग नाउ P4 इज ऑफ 40 मार्क्स. अर्लियर इट वाज ऑफ 60 मार्क्स, नाउ दिस इज ऑफ 40 मार्क्स. और इसमें जो एडवांटेज है आपको वो ये है, नाउ यू आर गिवन विद द क्वालिटेटिव एनालिसिस टेबल्स. You are given with the table of identification of ions. You are given with the table of identification for gases and the test results for flame test as well. तो मैं जो principally focus करूँगा इसमें I'll let you know how to use these tables because I have realized students are finding it difficult how to use the tables. Although I recommend you still have to learn the tables for paper 1 and paper 2, but in paper 4 these are provided. Now let's begin with the paper. Question number 1 is about the concept of rusting and corrosion. So dear students, this particular question is from the chapter metals. और हमने इसमें डिटेल में इस चीज़ को देखा था कि फॉर द करोजन और रस्टिंग देर आर टू एसेंशियल कंडीशन. और वो कौन सी कंडीशन है? दीज आर आस्क्ड इन पेपर 1 एज वेल. नंबर 1, देयर मस्ट बी द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स एंड सेकेंडली देयर शुड बी द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन एंड वाटर वेपर्स दे इफ दे आर प्रेजेंट समवेयर दे स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन. तो जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है दैट लीड्स टू द करोजन. सो नाउ टॉकिंग अबाउट द फिगर, अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द रस्टिंग ऑफ आयरन. Figure 1.1 shows the apparatus the student uses. You are provided with the 3 test tubes. टेस्ट ट्यूब A में, एक्सपेरिमेंट A में क्या कर रहा है, उसके पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें आयरन नेल है और वाटर है. यहां से ऑक्सीजन भी एंटर हो सकती है डियर स्टूडेंट्स. सो हियर इज अ पॉइंट फॉर द एंट्रेंस ऑफ ऑक्सीजन. तो एक्सपेरिमेंट बी में क्या है, स्टॉपर यहां प्लेस किया हुआ है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन. तो फिर यहाँ पे ड्राई एयर तो इधर है लेकिन वाटर नहीं है एक्सपेरिमेंट बी में. एक्सपेरिमेंट सी में वाटर है और वाटर के ऊपर ऑयल है. ऑयल जो है वो अलो नहीं करेगा ऑक्सीजन को टू पास थ्रू इट. तो जो प्रिंसिपली इस क्वेश्चन में वो पूछने जा रहा है आपसे, वो पूछेगा कि इन तीनों एक्सपेरिमेंट्स में विच एक्सपेरिमेंट विल प्रोड्यूस द रस्टिंग ऑफ आयरन रैपिडली अमंग दीज 3 एक्सपेरिमेंट्स. नाउ लेट्स सी वन बाय वन द डिफरेंट पार्ट्स. पार्ट ए में आपसे पूछ रहा है नेम द एपरेटस एक्स. एपरेटस एक्स जो है दैट इज टेस्ट ट्यूब. दैट्स वेरी सिंपल, इट इज मेंशन्ड हियर. मैंने टाइम को सेव करने के लिए इसे आगे स्टूडेंट से डिस्कस किया था. सो आई वांट टू जस्ट कंक्लूड दिस रैपिडली एंड आई वांट टू कवर एज मैनी डिस्कशंस, एज मैनी की पॉइंट्स एज पॉसिबल. तो यहाँ आंसर ऑलरेडी मेंशन है. एंड रिमेंबर स्टूडेंट्स, दीज आंसर्स आर इन अकॉर्डेंस विद द मार्क स्कीम. नाउ मूविंग ऑन टू द पार्ट बी. State why a stopper is used in experiment B. तो मैंने पहले ही बता दिया एक्सपेरिमेंट बी में स्टॉपर को क्यों यूज किया है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन डियर स्टूडेंट्स, बिकॉज presence of oxygen and water vapors both are essential for the process of rusting to start. Now part C, state why the water in experiment C is boiled before use. तो वाटर के अंदर जो है वो COD भी होती है, BOD भी होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन भी होती है. तो यहाँ डिजॉल्व ऑक्सीजन जो वाटर में है उसको रिमूव करने के लिए
एरेडिकेट करने के लिए वाटर को एक्सपेरिमेंट से पहले हीट किया गया है, ताकि जो वाटर के अंदर ऑक्सीजन है वो रिजल्ट्स को इफेक्ट ना कर सके। नाउ मूविंग ऑन टू पार्ट डी, स्टेट व्हाई अ लेयर ऑफ ऑयल इज यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट सी। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं कि यहाँ ऑयल की लेयर को क्यों यूज किया गया है, टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ ऑक्सीजन, because oxygen, if it enters, it starts the process of rusting or corrosion, and oxidation is the main point here. Oxidation is the main point here. Oxidation is responsible for the process of rusting or corrosion. Now talking about the part E, the experiment are left for 1 week. Predict in which of the experiment the nail will have rusted. तो हमने पहले ही बात कर ली, experiment A is likely to start the process of rusting, and why is that? Because there are chances and there are confirmatory chances, like oxygen has the liberty to enter inside the test tube, and there is the presence of water molecule as well. So collectively these two will start the process of rusting. So experiment A will have rusting. This is the answer. Now explain your prediction. Now what is the prediction, dear students? So prediction here is both oxygen and water are present. Both oxygen and water are present. That's why experiment A will have the process of rusting. So now question number 2. This is about the titration, and dear students, this is question that will be of 12 to 15 marks, and here you will use the formulas those you studied in chapter of moles and stoichiometry. And I must recommend you, while solving such question, you should be familiar with the concept, like what will be taken inside the conical flask and what is taken inside the burette. आपको दो चीज़ें यहाँ अंडरस्टैंड करनी है। आपको क्वेश्चन पढ़ना है सिर्फ इतना कि आपको पता चल जाए कि टाइट्रेंट कौन सा है और टाइट्रेट कौन सा है। यानी यू शुड नो कि ब्यूरेट के अंदर किसे लिया गया है और कॉनिकल फ्लास्क में किसे लिया गया है, एंड फाइनली यू शुड नो विच इंडिकेटर इज बीइंग यूज्ड हियर। तो हमारे पास ये पता करना है कि इंडिकेटर कौन सा है जो यहाँ यूज हुआ है, और ऑफ कोर्स ये मेंशन होगा। यहाँ एक्सपेरिमेंट 2 में क्या है, एक्वस अमोनिया इज अ सोल्यूशन ऑफ अमोनिया गैस। A student titrates 2 samples of aqueous ammonia A and B with 0.50 mole per decimeter cube hydrochloric acid. Concentration C of HCl is given. और यहाँ पे क्या है, A और B को टाइट्रेट किया जा रहा है। तो टाइट्रेट्स हैं, यानी जिन्हें कॉनिकल फ्लास्क में लिया गया है वो एक्वस अमोनिया के सोल्यूशन हैं, जिन्हें A और B कहा गया। अब हमें पता चल गया कि A और B क्या हैं, ये एक्वस अमोनिया के सोल्यूशन हैं। 2 सोल्यूशन हैं A और B, और इनको टाइट्रेट किस चीज़ से किया जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl से, जिसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे मेंशन है, दैट इज 0.500 मोल पर dm³। अब मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जब तक ज़रूरत ना पड़े आपने ये वाला सेक्शन रीड नहीं करना। अगर आपने P4 की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की है, इफ़ यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ, देन यू विल बी अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं इनमें क्या होता है, आपको टेबल कंप्लीट करना होता है टाइट्रेशन रीडिंग का, जैसे यहाँ कंप्लीट हुआ है। फिर आपको मीन जो वॉल्यूम है वो फाइंड करना होता है, उसके बाद आपको फार्मूलाज अप्लाई करने होते हैं। तो बड़ा रेयर है कि पार्ट F या G में जाके आपको मैस यूज़ करना पड़ जाए या वॉल्यूम का पता करना पड़ जाए कि 250 cm³ में कितना वॉल्यूम था। जनरली जो है वो आपको बड़ा रेयर है कि यहाँ से डाटा में से कुछ लेना पड़े, और बेस्ट जो अप्रोच है इसके लिए वो मैं यही रेकमेंड करता हूँ कि आपने टाइम को सेव करना है और जल्दी से जल्दी कोशिश करनी है कि जो बात पूछी है डायरेक्टली उसका आंसर करें। तो यहाँ पे हमने देख लिया, कंसंट्रेशन दी हुई है
एसिड की उसे ब्यूरेट में लिया है, और ए और बी एक्वस अमोनिया के सॉल्यूशंस हैं जिन्हें कि कॉनिकल फ्लास्क में लिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, ये टाइट्रेशन 1 है, दिस इज टाइट्रेशन 2, एंड नाउ दे आर आस्किंग यू टू कंप्लीट दिस टेबल। ये भी गौर से देखना है कि यहाँ इस कॉलम में फाइनल ब्यूरेट रीडिंग लिखा है या इनिशियल लिखा हुआ है। ये चेंज भी हो जाता है डियर स्टूडेंट, इट चेंजेस विद सम पेपर्स। तो आपने ये नहीं करना कि देखे बगैर ही लिख दें, इनिशियल की जगह फाइनल और फाइनल की जगह इनिशियल। प्लीज़ मेक श्योर कि ये मिस्टेक नहीं करनी। और इसके अलावा भी मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, आप देखिए यहाँ इनिशियल ब्यूरेट रीडिंग टाइट्रेशन 1 में कितनी है, 0, ये मार्क किया है 0। उसके बाद फाइनल कितनी है, 15.2, हियर इट इज 15.2, और यहाँ जो वॉल्यूम यूज लिखा है इन दोनों का डिफरेंस है, दैट इज 15.2। टाइट्रेशन 2 पे आ जाइए, यहाँ पे लिखी हुई है इनिशियल रीडिंग दैट इज 15.1, 15.2 सॉरी, और उसके बाद फाइनल रीडिंग है 30.2। व्हेन यू विल सब्ट्रैक्ट यू विल गेट द आंसर दैट इज 15.0। अब इस पेपर में उसने नहीं कहा कि बेस्ट टाइट्रेशन को टिक करें, लेकिन ज़्यादातर P4 में वो ये कहता है कि बेस्ट टाइट्रेशन को टिक करें। यही मैंने आपको बताना है कि बेस्ट टाइट्रेशन कौन सी होती हैं। बेस्ट टाइट्रेशन वो है जिनमें 2 या 2 से ज़्यादा रीडिंग में जो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ रीडिंग्स ये क्या होना चाहिए, दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.2। अब जैसे देखो 15.2 माइनस 15.0, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 0.2। तो इसका मतलब है ये दोनों ही बेस्ट टाइट्रेशन है। अगर कहीं ऐसा होता 15.5 आ जाता तो फिर वो बेस्ट टाइट्रेशन नहीं होनी थी। यानी अगर कोई सपोज कर लेते हैं यहाँ आ जाता है 15.5, तो इन दोनों में से जो लार्जेस्ट है उसके साथ इसका डिफरेंस देखें, डिफरेंस 0.3 का है, तो दिस वॉन्ट बी द बेस्ट टाइट्रेशन। तो बच्चे क्या करते हैं, उनकी मिसकॉन्सेप्शन है बिल्कुल यहाँ पे, वो 3-4 रीडिंग्स जितनी होती हैं सबको ऐड करके 4 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना, सिर्फ बेस्ट टाइट्रेशन वो होंगी जिनका डिफरेंस आपस में 0.2 या उससे लेस होगा। होपफुली यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। उसके बाद आगे चलिए तो पार्ट बी में फिगर 2.2 shows the burette readings for one of the titrations with B। B क्या है, एक्वस अमोनिया का सॉल्यूशन जिसे कॉनिकल फ्लास्क में लिया गया है। एक्वस अमोनिया का सॉल्यूशन जिसे कॉनिकल फ्लास्क में लिया गया है। अब यहाँ पे भी क्या है, आपको रीडिंग्स का टेबल कंप्लीट करना है, फाइनल रीडिंग, इनिशियल रीडिंग। तो ये आपको टाइट्रेशन 3 के लिए पहले ही कंप्लीट करके दिया हुआ था, आपने सिर्फ सब्ट्रैक्ट करके वॉल्यूम का डिफरेंस यहाँ लिखना था। उसके बाद देखिए फाइनल रीडिंग कितनी है, 35.6 यहाँ पे, यहाँ से वैल्यू अगर आप देखेंगे दिस विल बी 35.6। उसके बाद देखिए यहाँ पे इनिशियल रीडिंग कितनी है, 0.6। तो आपने इनका डिफरेंस लिया दैट इज 34.9। अब आप देखिए यहाँ भी देखिए डियर स्टूडेंट्स, दोनों का डिफरेंस कितने का है, 0.2 का। तो इसका मतलब है इनका भी जब मीन वॉल्यूम निकालोगे दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दोगे, ये भी दोनों बेस्ट टाइट्रेशन ही हैं। आगे पार्ट सी में देखिए, एक्सप्लेन व्हाई द स्टूडेंट यूजेस अ वाइट टाइल इन दीज टाइट्रेशन। तो मैं अपने चैनल पे टाइट्रेशन की वीडियो अपलोड करूंगा, आपसे ज़रूर देखिएगा कि एक्चुअली टाइट्रेशन होती किस तरह से है। टाइट्रेशन के दौरान हम क्या करते हैं, कॉनिकल फ्लास्क के नीचे एक वाइट टाइल रख देते हैं, केमिस्ट्री लैब में ये अवेलेबल होती है। उससे क्या होता है, हमें पता चलता है कब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ है, जब कलर चेंज होता है। तो कलर चेंज जो है वो जैसे ही स्लाइड सा चेंज होता है तो हमें पता चल जाता है एंड पॉइंट हैज़ बीन अचीव्ड। तो वहाँ पे हम मज़ीद ब्यूरेट में से एसिड को ऐड करना स्टॉप कर देते हैं। तो एंड पॉइंट को क्लियरली विजुअलाइज करने के लिए हम नीचे वाइट टाइल रख देते हैं ताकि हमें आसानी से पता चल जाए कि एंड पॉइंट टाइट्रेशन का आ चुका है। आगे सी पार्ट में यही पूछा है, क्यों वाइट टाइल यूज हुई, टू ऑब्जर्व द एंड पॉइंट, ये इसका आंसर है।
और उसके बाद पार्ट डी में आइए, कैलकुलेट द मीन वॉल्यूम ऑफ दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl नीडेड टू न्यूट्रलाइज 25 cm क्यूब ऑफ A एंड B। तो डियर स्टूडेंट, जो एक्वस अमोनिया का सोल्यूशन A और B दोनों में लिया हुआ है वो 25 cm क्यूब है। ये आपने याद रख लेना है, आगे कैलकुलेशन में यूज होगा। यहाँ चाहे A है या B है, जो एक्वस अमोनिया का वॉल्यूम लेके टाइट्रेट किया जा रहा है वो कितने क्यूबिक सेंटीमीटर है जी? 25 क्यूबिक सेंटीमीटर। उसके बाद ये कह रहा है जी मीन वॉल्यूम फाइंड आउट करें एसिड का नीडेड फॉर सॉल्यूशन A। अब सॉल्यूशन A का मीन वॉल्यूम टेबल से फाइंड करना है हमने। ये देखें, ये टेबल पहले देखना है क्या ये दोनों रीडिंग में 0.2 या उससे कम का डिफरेंस है जी। ये मैं पहले ही कंफर्म कर चुका हूं, तो इसका मतलब है ये दोनों बेस्ट टाइट्रेशन है। अब आप दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लो। तो मैंने ऐसे ही किया, तो जो यहाँ से आंसर आया मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, दैट इज 15.1 cm क्यूब। इसी तरह से B का भी हमने निकाला, दोनों को ऐड किया, 2 पे डिवाइड किया, 34.8 क्यूबिक सेंटीमीटर, यहाँ से आंसर आ गया। अब यही क्वेश्चन आगे चल रहा है, पार्ट ई है। यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन को हमने यूज करना होता है यहाँ पे लाजमी। आगे देखिए क्या करना है। मैंने ये आपको रिकमेंड किया है, जितने स्टूडेंट्स हैं मैं उनको रिकमेंड करता हूं कि आप सबसे पहले देखा करो पार्ट में कि उसने क्या कहा हुआ है। क्या ये पूछ रहा है कैलकुलेट और फाइंड आउट, या वो क्वेश्चन में कह रहा है डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, स्टेट, इस तरह के वर्ड्स यूज हो रहे हैं। अगर तो डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, स्टेट इस तरह के वर्ड आ रहे हैं, फिर आपको पूरा स्टेटमेंट पढ़ने की ज़रूरत है। और अगर वो कहे कैलकुलेट, तो आपने डायरेक्ट फिर डाटा की तरफ जाना है, आपने अपना टाइम सेव करना है। जैसे यहाँ पे देखिए क्या वो कह रहा है, मैंने वर्ड ढूंढा कैलकुलेट, ये मुझे नजर आ रहा है कैलकुलेट। कैलकुलेट अब मैंने क्या करना है, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इन ए, अमोनिया की कंसंट्रेशन मैंने कैलकुलेट करनी है। अब आप जल्दी से पहले आंसर में उसका यूनिट देख लो कौन सा है, क्योंकि कंसंट्रेशन के हमने 2 फॉर्मूलाज पढ़े हैं ओ लेवल्स में। एक का यूनिट होता है ग्राम पर डीएम क्यूब और दूसरा मोल पर डीएम क्यूब, इसलिए ये देख लेना है कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होना है। अब मुझे पता है मुझे कंसंट्रेशन ए की फाइंड करनी है किस यूनिट में, मोल पर डीएम क्यूब में। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है मोल्स ओवर वॉल्यूम। अब मुझे उसने क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम मेरे पास ए का मीन वॉल्यूम पहले ही है, वो कितना है, वो अभी अभी हमने रिसेंटली कैलकुलेट किया है। वॉल्यूम ऑफ ए वो है 15.1 cm क्यूब। तो मेरे पास वॉल्यूम तो डियर स्टूडेंट्स ऑलरेडी है। मेरे पास अमोनिया के ए में कौन सी चीज नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है मेरे पास, ये नंबर ऑफ मोल्स नहीं है मेरे पास। तो अब ना यहाँ मैस गिवन है अमोनिया का, ना यहाँ कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, तो मैं फिर कैसे अमोनिया का मोल कैसे इसके फाइंड करूंगा। और इसके लिए हमें क्या अप्रोच अडॉप्ट करनी है, हमें देखना है अमोनिया के अलावा जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है क्या इसकी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दी हुई है कि हम इसके मोल्स फाइंड कर लें। और रिमेंबर, मैंने जब ये चैप्टर आपको पढ़ाया मैंने हमेशा ही ये कहा है कि मोल्स एंड स्टाइकोमेट्री में स्टेप 1 हमेशा नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन होता है। इट इज ऑलवेज द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो आप कोई भी क्वेश्चन इसका उठा के देख लें, स्टेप 1 में जब भी मोल्स का क्वेश्चन आता है हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने होते हैं किसी सूटेबल फॉर्मूला को एक्सरसाइज करने के लिए। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन था, हमें HCl की कंसंट्रेशन गिवन है जो मैंने स्टार्ट पे ही अंडरलाइन की थी, 0.500 मोल पर डीएम क्यूब, ये हमें गिवन थी HCl की कंसंट्रेशन। और जो HCl का वॉल्यूम यूज हुआ था 25 cm क्यूब अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी ये जो वॉल्यूम था ये था एसिड का जो यूज हुआ है 25 क्यूबिक सेंटीमीटर अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो हमारे पास वॉल्यूम भी है एसिड का जो ए के लिए रिक्वायर्ड था और कंसंट्रेशन भी है एसिड की। तो हम इसी फॉर्मूला को C = N/V को रीअरेंज करेंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल्स को यू विल मेक सब्जेक्ट, दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ओवर 1000। कंसंट्रेशन कितनी थी 0.500, वॉल्यूम ए को न्यूट्रलाइज करने के लिए कितना चाहिए 15.1, और हमें इसे डीएम क्यूब में करना है
क्योंकि यहाँ वॉल्यूम था सीएम क्यूब में। ये वो हमेशा ही करता है आपके साथ, वॉल्यूम सीएम क्यूब में देता है, आपने उसे 1000 से जरूर डिवाइड करना है ताकि वो डीएम क्यूब में चला जाए। आप इधर भी कर सकते हो सेपरेट से करके, फिर फॉर्मूला में भी पुट कर सकते हो, इट इज अप टू यू। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो आंसर आएगा 7.5 क्रॉस 10⁻³ मोल। ये किसके मोल आए हैं? जी बताइए जी, वेरी गुड, ये आए हैं HCl के। अब देखिए HCl के मोल्स आगे हम रेशो मेथड से HCl के मोल से अमोनिया के मोल फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होता है, गिवन में हम उसे रखते हैं जिसके स्टेप 1 में मोल्स फाइंड किए होते हैं। आपने अभी किसके मोल्स फाइंड किए स्टेप 1 में? HCl के, ये आ गया गिवन में। और अब आपको किसके मोल्स चाहिए हैं? आपको चाहिए हैं मोल्स यहाँ अमोनिया के। तो आपने अमोनिया को कहाँ रख लिया? रिक्वायर्ड में। अब ये फर्स्ट 2 डिजिट जो लिखे हैं ये मोल्स हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के। यहाँ देखिए HCl के कितने मोल्स हैं, जहां कुछ ना हो वहां 1 होता है। ये 1 मैंने खुद लिखा है ताकि आपको पता चल जाए ये 1 कहाँ से लिखा गया है। उसके बाद यहाँ भी अमोनिया के कितने मोल्स हैं? 1। तो ये 1 कहाँ से लिखा है? केमिकल इक्वेशन से। उसके बाद यहाँ x लिखेंगे हमेशा रिक्वायर्ड वाली साइड पे, आप लेट कर लोगे, सपोज कर लोगे, और यहाँ पे आंसर लिखोगे स्टेप 1 का, ये जो फाइंड किया था। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने इसे और यहाँ से x का आंसर वही आ जाएगा क्योंकि ये 1 था। ये किसके मोल्स आगे हैं? अब ये हमारे पास मोल आए हैं अमोनिया के। अब हमारे पास अमोनिया के मोल्स भी आ गए हैं और वॉल्यूम मैंने पहले ही बताया था 25 क्यूबिक सेंटीमीटर है जो कॉनिकल फ्लास्क में ले रहे हैं, A और B दोनों का। तो हमारे पास 25 cm क्यूब को क्या वैसे ही पुट कर दूं? बिल्कुल नहीं, वॉल्यूम का यूनिट डीएम क्यूब है, इसे मैंने 1000 से डिवाइड करके यहाँ पुट किया है और जो फाइनल आंसर है वो 0.302 मोल पर डीएम क्यूब आ गया। अब उसके बाद देखिए पार्ट एफ में वो हमें क्या कह रहा है, कैलकुलेट, फिर से कैलकुलेट आ गया, डेटा देखना है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। जब भी गैस के बाद आरटीपी आ जाए ना तो आपके सिलेबस में है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस कैसे फाइंड करते हैं। आप देख लेते हैं कि क्वेश्चन में वॉल्यूम किस यूनिट में चाहिए। अगर डीएम क्यूब में चाहिए तो आप डिवाइड कर देते हो 24 से, और अगर सीएम क्यूब में चाहिए तो 24,000 से। तो ये हमने बातें पहले डिस्कस कर ली हैं, तो आई एज्यूम यू ऑलरेडी नो दिस। उसके बाद आप देखिए डिजॉल्व्ड इन 25 cm क्यूब ऑफ ए। अब अमोनिया का हमने वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस का ये फॉर्मूला है जो हम एक्सरसाइज यहाँ करेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू 24। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कितने थे हमारे पास, वो हमने प्रीवियस पार्ट में अमोनिया के फाइंड कर लिए 7.5 क्रॉस 10⁻³ और उन्हें 24 से मल्टीप्लाई करके ये आंसर ले लिया। उसके बाद देखिए जी पार्ट में यूज योर आंसर टू डी एंड एफ। पार्ट डी और एफ का जो आंसर है उसे आपने यूज करना है। ये पार्ट डी के आंसर है और ये रहा पार्ट एफ का आंसर। यूज योर आंसर्स टू पार्ट डी एंड एफ। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ अमोनिया गैस एट आरटीपी इन 25 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ बी। अब वही करना है जो हमने प्रीवियस पार्ट में किया है, लेकिन इस दफा बी के लिए करना है। तो हमें क्या चीज चाहिए, शाबाश, हमें चाहिए नंबर ऑफ मोल्स जो बी के अंदर होंगे अमोनिया के। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, फिर से नंबर ऑफ मोल्स पहले एसिड के फाइंड करेंगे। इस दफा जो बी के अंदर एसिड का वॉल्यूम है उससे लेना है, जो है 34.8 cm क्यूब। ये देखिए 34.8 cm क्यूब ये एसिड का वॉल्यूम था जो बी को न्यूट्रलाइज करने के लिए चाहिए था। 34.8 ओवर 1000 क्यों किया, ताकि cm क्यूब को dm क्यूब में कन्वर्ट किया जा सके। और यहाँ जो आंसर आया ये फिर से क्या आ गया है जी, शाबाश, ये आ गया है मोल ऑफ एसिड। वो क्या है, HCl। आगे फिर से गिवन रिक्वायर्ड किया, गिवन में किसे रखा, जिसके स्टेप 1 में मोल्स फाइंड किए, रिक्वायर्ड में जिसके मोल्स चाहिए अमोनिया। ये 1 कहाँ से आया आप बताइए, शाबाश, ये आया इक्वेशन से नंबर ऑफ मोल्स 1 और उसके बाद ये यहाँ x आ गया, लेट कर लिया, और ये आंसर आ गया पार्ट 1 का। क्रॉस मल्टीप्लाई से x के मोल्स यानी अमोनिया के मोल्स आगे b के अंदर। अब उन मोल्स को फिर से 24 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि डीएम क्यूब में आंसर चाहिए, और ये अमोनिया गैस के मोल्स आ गए हैं।
आगे फिर से आ गया। अब देखें यहाँ पे आपने क्या करना है, वर्ड आ रहा है एक्सप्लेन, इसका मतलब आप पूरी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। एक्सप्लेन वाई द स्टूडेंट शुड नॉट रिंस द ब्यूरेट विद डिस्टिल वाटर इमीडिएटली बिफोर इट इज फिल्ड विद 0.50 मोल पर DM³ HCl। तो क्या है, वो कह रहे हैं जैसे ही आप HCl को ऐड करने से जरा सा पहले, क्योंकि जब टाइट्रेशन करते हैं या ग्लासवेयर को केमिस्ट्री लेबोरेटरी में आप यूज़ करते हो तो उसका एक प्रोटोकॉल है। आप पहले टैप वाटर से वॉश करते हो, फिर डिस्टिल वाटर से वॉश करते हो, और फिर अगर आप एसिड या बेस को उसमें ऐड कर रहे हो ना, तो फिर आप क्या कर लेते हो, आप उसको पहले अच्छे से जो एसिड है उसे ऐड करके सारा उसके अंदर जो है वो कोशिश करते हो कि वो बाउंड्री के साथ एक दफ़ा अटैच हो जाए, और फिर जो है बाद में आप एसिड के साथ उसे फिल करते हो। यहाँ क्या उसने कहा मिस्टेक हुई है, अभी उसने वाटर के साथ उसे वॉश ही किया है तो फ़ौरन से एसिड ऐड कर दिया है। इसमें क्या गलती की है, इसमें मिस्टेक क्या है, तो वो क्या होगा, जैसे जैसे वाटर बढ़ जाएगा तो फिर जो एसिड है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है, यानी वो फिर डाइल्यूट हो जाएगा, और हमें जो रिजल्ट मिल रहे हैं यहाँ पे इनका आंसर डिफरेंट आ जाएगा। तो यही आंसर में लिखा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज डाइल्यूटेड, सम वाटर रिमेन्स इन द ब्यूरेट। हाँ जी, आगे पीएच फाइंड करने के कई मेथड हैं, जिसके अंदर पीएच पेपर भी है, पीएच मीटर भी है, यूनिवर्सल इंडिकेटर भी है। अब इंडिकेटर जो हैं वो पीएच की बेस पे चूज किए जाते हैं, ये हमने क्लास में डिटेल इसकी स्टडी की थी। सजेस्ट व्हाई यूनिवर्सल इंडिकेटर इज नॉट सूटेबल फॉर यूज इन दिस टाइट्रेशन। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है वो हर पीएच के लिए डिफरेंट कलर शो करता है, और हमारे पास टाइट्रेशन में जो एसिड बेस टाइट्रेशन है उसके लिए पीएच के बेस के ऊपर एसिड और बेस की एक फिक्स इंडिकेटर को यूज किया जाता है, तो फिर इट डज नॉट हैज अ क्लियर एंड पॉइंट। ये इसका रीजन है, आप याद रखिएगा। और ये बहुत इजी हो गया है P4 इस दफ़ा, इस आपसे मतलब 2022 से और उससे पहले क्या था, 60 मार्क का ये हुआ करता था। बच्चों को आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइन के टेबल खुद से याद करने पड़ते थे। अब क्या हो गया, याद तो अभी भी करने हैं, यू स्टिल हैव टू मेमोराइज दोज टेबल्स, बट यू आर गिवन विद द P4 टेबल्स नाउ। क्वालिटेटिव एनालिसिस टेबल्स आर नाउ दिस टाइम गिवन in your paper. This is more like a open book paper, I must say. अब जरा देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अब स्टूडेंट ये देखो, अब ये क्वेश्चन शुरू होने जा रहा है, स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हमें टेबल्स को यूज करना है। तो जिस स्टूडेंट ने तो इन्हें लर्न किया है, मैंने तो मेक श्योर किया मेरे सारे स्टूडेंट्स लर्न करें, जिसने इसे लर्न किया है उसे देखने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन मैं उनके लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि जिन्होंने आज से पहले किसी तरह से इसकी प्रैक्टिस नहीं की, या जिन्हें नहीं पता कि इसको कैसे यूटिलाइज करते हैं, तो ये बहुत इजी होगा। देखिए क्वेश्चन 3 में क्या है, आप ये थोड़ा सा किया करें, जब ये पेपर सॉल्व कर रहे हों तो लेड पेंसिल के साथ थोड़ा सा स्केच कर लिया करें कि यहाँ हो क्या रहा है। बाद में आप उसे रेज भी कर सकते हो, इससे बड़ी हेल्प हो जाती है, पता चल जाता है क्वेश्चन को जो है वो डिज़ाइन करके कि क्या पूछा हुआ है और किस तरह से इसे लेकर के चलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ सी लेट क्वेश्चन नंबर 3, अ स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स सोल्यूशन W एंड सॉलिड X। तो मैंने यहाँ सोल्यूशन W बना लिया इस तरह से, और यहाँ मैंने वॉच क्लास ली जिसमें मैंने इस तरह लिख लिया कि मेरे पास है सॉलिड X। Solution W is green in color and contain Fe+2 आइन। ये हमें पहले ही पता है कि हमने Fe+2 आइन यानी फेरस आइन का टेस्ट याद किए हुए हैं, 2 टेस्ट 2 ऑब्जर्वेशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड के फ्यू ड्रॉप्स के साथ ये ग्रीन पीपीटी देता है, अमोनिया के भी फ्यू ड्रॉप्स के साथ ग्रीन पीपीटी देता है, एक्सेस में इसके पीपीटी इनसॉल्युबल होते हैं। तो Fe+2 का हमने पहले ही लर्न किया हुआ है। अब आप देखें, डिस्क्राइब हाउ W कैन बी शोन टू कंटेन Fe+2 आइन। 2 मार्क का है, यहाँ पे टेस्ट और ऑब्जर्वेशन बतानी है आपने। अब जरा देखें, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपने यूज करना है। आप क्या करेंगे, आप पेपर के एंड पे टेबल्स खोलेंगे वहाँ एग्जाम में, उसके बाद यहाँ पे देखो Fe+2 ये दिया हुआ है, इफेक्ट ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी ये टेस्ट है और ये इसकी ऑब्जर्वेशन टेस्ट रिजल्ट। ग्रीन पीपीटी आएंगे,
इनसॉल्युबल इन एक्सेस, ये यहां से कॉपी पेस्ट कर देना है वहां पे, सिंपल। इफेक्ट ऑफ एक्वस अमोनिया, ग्रीन पीपीटी आएंगे, इनसॉल्युबल इन एक्सेस, तो यहां से कॉपी पेस्ट करके सिंपली आपने कॉपी वहां से करना है और यहां ला के आंसर में पेस्ट कर देना है। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं तो यही चाहता हूं कि आप लर्न करो इसे। और क्योंकि P1 में इसके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इन टेबल्स में से, तो P2 में भी क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको ये चाहिए कि आप इसे लर्न करें अगर A स्टार लेना है। तो मैं आपको, हाँ जी हम यहाँ पे थे, तो ये देखिए यही लिखा हुआ है, ऐड सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक्वस अमोनिया ग्रीन पीपीटी फॉर्म्स विच आर इनसॉल्युबल इन एक्सेस। तो ये 2 मार्क का था, मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया। आगे देखिए, ये बड़ा जरूरी है, एक्सेस W इज एडिड टू एसिडिफाइड एक्वस पोटेशियम मैग्नेट, डिस्क्राइब द कलर चेंज सीन। अब ये बड़ी जरूरी डिस्कशन है, इससे पहले जो है वो इस तरह से नहीं ये क्वेश्चन आया। इसकी मार्किंग स्कीम में जो बताया हुआ है वो है कलर चेंज पर्पल से येलो, पर्पल से येलो। नॉर्मली इससे पहले ए लेवल्स में भी हम ज़्यादातर यही बात करते हैं कि जब भी KMnO4 और Fe+2 का रिएक्शन आए तो ये पर्पल से कलरलेस हो जाता है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी ऐसा क्यों होता है, ये येलो कब होता है और कलरलेस कब होता है। देखें, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में बेसिकली मैग्नेटाइन जो कि होता है पर्पल कलर का, ये रिएक्ट करता है Fe+2 के साथ। यहां पे आयरन की ऑक्सीडेशन होती है, यानी ये एक्ट करता है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो मैंने ये आपको बताया था, जिसकी ऑक्सीडेशन हो वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसकी रिडक्शन हो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है बेसिकली। तो हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटाइन जो कि पर्पल कलर का होता है, Fe+2 से जब रिएक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है मैंगनीज Mn+2 में। और जब एक्सेस में Fe+2 ऐड किया जाता है तो हमें Mn+2 जब मिलता है तो इसका कलर होता है येलो। उसके बाद क्या मिलता है, यहां से Fe+2 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है Fe+3 के अंदर। तो ये ओवरऑल इक्वेशन है। और जो कलरलेस आता है वो क्यों होता है, जैसे ही कंसंट्रेशन मैग्नेटाइन की डिक्रीज करती है तो ये पर्पल से कलरलेस हो जाता है। और जब आप एक्सेस में Fe+2 ऐड करो मैग्नेटाइन में, तो यहां से मैग्नेटाइन यानी पर्पल जो कलर का था, यहां पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर है +7, ये पर्पल कलर का। तो ये आगे फर्दर Mn+2 में जब जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जिसकी वजह से डिफरेंट कलर्स होते हैं उनके। तो पर्पल कलर से ये कन्वर्ट हो जाएगा येलो कलर में। अच्छा, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि इसकी ये डिटेल हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। आपको बस कलर चेंज का पता होना चाहिए, आगे ए लेवल्स में यूज होगा ये। तो मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपको पता चल जाए, क्योंकि ज्यादातर हम पर्पल से कलरलेस ही इसे लिखते हैं। आगे देखिए कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डिस्क्राइब द ऑब्जर्वेशन मेड व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस अमोनिया एंड देन एन एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया आर एडेड टू द मिक्सचर फ्रॉम 2। अब इसके अंदर उसने क्या किया है, इसमें फ्यू ड्रॉप्स उसने ऐड किए हैं एक्वस अमोनिया के, और फिर एक्सेस ऑफ एक्वस अमोनिया ऐड की है। और ये पहले ही बता दिया था कि इसमें कौन सा आइन है, Fe+2 आइन है। तो अब जब ये मिक्सचर में ऐड किया 2 के, तो वहां से Fe+2 जो था अब किस में कन्वर्ट हो गया, वो Fe+3 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि उसकी ऑक्सीडेशन हो गई। अब Fe+3 जो है, फिर से मैं टेबल से दिखा देता हूं, फेरिक आयन के लिए क्या टेस्ट है। ये रेडिश ब्राउन पीपीटी देता है डियर स्टूडेंट्स। Fe+3, ये देखिए, इफेक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, रेडिश ब्राउन पीपीटी, इनसॉल्युबल इन एक्सेस। और अमोनिया के साथ भी रेडिश ब्राउन पीपीटी, इनसॉल्युबल इन एक्सेस। तो अमोनिया से पूछा था, यहां से कॉपी किया, वहां पे लाके पेस्ट कर दिया।
इतना आसान कर दिया है P4 जिसका कोई हिसाब ही नहीं। आपने बस ये 1 से 2 दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी है, और आप प्रैक्टिस के लिए जो IGCSE का पेपर 6-2 है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि वो बिल्कुल इसी फॉर्मेट का। तो आप 4 से 5 पेपर प्रैक्टिस कर लो उसके, तो आपको बड़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे टेबल को यूज़ करना है। और वैसे मैंने पहले ही रिकमेंड कर दिया कि आप इसे लर्न करें जी। तो फिर आगे चलिए, पार्ट बी में क्या है। अब ये सारे क्वेश्चन आए हैं सॉलिड एक्स के बारे में। ये सारे क्वेश्चन आए हैं सॉलिड एक्स के बारे में। सॉलिड एक्स क्या था? वो जिसे मैंने अपनी डायग्राम बना के लिया था वॉच ग्लास में। अब सॉलिड एक्स पहले ही बता दिया क्या है। सॉलिड एक्स क्या है? सॉलिड एक्स है शाइनी ग्रे मेटल, और ये टेस्ट किए हुए हैं सॉलिड एक्स पे, और ये उन टेस्ट के रिजल्ट्स हैं, यानी ऑब्जर्वेशन। तो यहां से देखिए टेस्ट 1 में क्या है। एड एक्सेस डाइल्यूट एसिड टू एक्स इन टेस्ट ट्यूब। डाइल्यूट एसिड ऐड किया है, नाम नहीं बताया कौन सा। dilute acid to X in test tube, the gas produced is tested. Solid disappears, solution remains colorless and becomes warmer, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ है। टेस्ट 2 क्या है? add dilute nitric acid then add aqueous silver nitrate to some of the solution from test 1। ये जो टेस्ट है ना, ये टेबल्स में से हेलोजेंस के लिए टेस्ट है, हेलाइड आयन के लिए। सोल्यूशन रिमेन कलरलेस, इससे क्या पता चलता है कि हेलाइड आयन नहीं है। हेलाइड आयन नहीं है, इसका मतलब है ना ही हमारे पास वो HCl है जो यहाँ डाइल्यूट एसिड लिया गया है, ना ही HBr है, ना ही HI है, क्योंकि ये वाला टेस्ट जो है इनकी प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए होता है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसने लर्न किया उसे फौरन से पता चल गया होगा कि ये जो टेस्ट है, ये देखिए क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन तीनों का सेम टेस्ट है। एसिडिफाई करना है डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड से, फिर सिल्वर नाइट्रेट एक्वस ऐड करना है। सिल्वर क्लोराइड बनेगा तो वाइट पीपीटी नजर आएंगे, सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा तो क्रीम पीपीटी, सिल्वर आयोडाइड बनेगा तो येलो पीपीटी। तो अब वहां पे उसने देखें इन तीनों में से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा इन टेस्ट का, तो इसका मतलब ये तीनों ही एब्सेंट हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और इससे मैंने कंक्लूजन ये निकाल लिया कि वो जो डाइल्यूट एसिड ऐड किया गया है वो ना HCl है, ना HBr है, ना HI है, और नाइट्रिक एसिड तो उसने खुद ऐड किया है, इसका मतलब नाइट्रिक एसिड भी नहीं है, तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है। यहाँ पे आगे चल के देखते हैं। टेस्ट नंबर 3, add dilute nitric acid then add aqueous barium nitrate to some of the solution white PPT। अब ये किसका टेस्ट है? ये कंफर्म कर दिया, कंफर्मेटरी टेस्ट है सल्फेट आयन की प्रेजेंस के लिए। ये भी मैं आपको दिखा देता हूं यहां से टेबल से। मैं ये बार बार इसलिए दिखा रहा हूं कि मैं आपको असल में प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूं कि आप अच्छे से इसे देख लें यूज कैसे करना है। सल्फेट आयन का ये डियर स्टूडेंट टेस्ट रहा। एसिडिफाई विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड देन ऐड एक्वस बेरियम नाइट्रेट, और यहाँ वाइट पीपीटी जो आते हैं वो किसके आते हैं? बेरियम सल्फेट के, यानी यहाँ पे जो नेगेटिव आयन है वो सल्फेट है, तो इसका मतलब वो जो टेस्ट 1 में एसिड ऐड किया गया था वो सल्फ्यूरिक एसिड था। तो हमारे पास अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। यहाँ पे उसने कहा है पार्ट 1 में प्रिडिक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द गैस प्रोड्यूस इन टेस्ट 1। अब मेटल के साथ सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करे तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी? ये रिएक्शन ऑफ एसिड्स में हमने पढ़ा है, मेटल प्लस एसिड प्रोड्यूसेस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, तो ये उधर से ही है। सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा। उसका टेस्ट और ऑब्जर्वेशन क्या है? ये फिर से टेबल पे आ जाइए। हाइड्रोजन गैस का टेस्ट और ऑब्जर्वेशन कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस को यूज करके कॉपी पेस्ट करते चले जाना। ये देखें हाइड्रोजन टेस्ट और उसका टेस्ट रिजल्ट, इट पॉप्स विद अ लाइटेड सप्लिंट, यानी कि लाइटेड सप्लिंट को एक्सटिंग्विश करती है विद अ पॉप लाइक साउंड। तो आप इसे डिटेल में भी यहाँ लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ लिखा है।
Pass the gas through lighted substance, it extinguishes with a pop like sound. सेकेंड पार्ट में क्या है हमारे पास, देखिए, द ऑब्जर्वेशन फॉर टेस्ट 1 आर इनकम्प्लीट, स्टेट वन अदर ऑब्जर्वेशन दैट द स्टूडेंट मेक्स फॉर टेस्ट 1. ये बताएं कि ऑब्जर्वेशन क्या होती है, ऑब्जर्वेशन किस चीज को कहते हैं, हम किस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं. जी वेरी गुड, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कलर चेंज को, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ बबल्स को ऑफ अ गैस, या डिक्रीज इन मैस को. ये वो चीजें हैं जो अपेरेंट आई से हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो ऑब्जर्वेशन में हमेशा इन्हीं तीन चीजों की बात होती है. हाइड्रोजन एक गैस है, जब सोल्यूशन में बनेगी तो वहां पे एफर्विसेंस या फिजिंग हमें नजर आएगी. ये ऑब्जर्वेशन में हमने लिख दिया. 3 में स्टेट द कंक्लूजन यू मेक फ्रॉम टेस्ट 2, ये मैंने पहले ही बता दिया टेस्ट 2 में से कि ये टेस्ट था हैलाइड आयन का, इन तीनों की एब्सेंस यहाँ पे कंफर्म होगी, वो मैंने लिख दिया. देयर आर नो हैलाइड आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. आगे 4th में पूछ रहा है स्टेट द कंक्लूजन यू मेक फ्रॉम टेस्ट 3, सल्फेट आयन इज कंफर्म्ड. वो सल्फेट का टेस्ट था, मैंने आपको दिखाया भी. आइडेंटिफाई द एसिड यूज्ड इन टेस्ट 1, तो सल्फेट की वजह से सल्फेट कंटेनिंग जो डाइल्यूट एसिड है वो कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड. आगे ये क्वेश्चन पे आजे 6 वाले, सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ मेटल एक्स. अब ये कैसे सजेस्ट करेंगे हम, देखें ये मैंने पढ़ाया, बड़ा ही ये की कॉन्सेप्ट है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता कि जो सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करके सॉल्यूबल सॉल्ट बनाते हैं तो बस वो स्पेसिफिक मेटल्स हैं जो उसको रिएक्ट करके बनाया जाता है. वो उसके लिए कीवर्ड मैंने आपको पढ़ाया था मैजेट. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, सिर्फ यही मेटल ऐसे हैं जो मेटल प्लस एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें सॉल्यूबल सॉल्ट की फॉर्मेशन करके देते हैं. तो यहाँ पे जिंक या मैग्नीशियम इसलिए लिखा है क्योंकि ये मार्क स्कीम में जिंक या मैग्नीशियम था. आप इन्हीं में से, मैजेट में से किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन चूंकि मार्किंग स्कीम में ये है तो अब आप डिस्कशन के लिए इसे याद कर लीजिएगा कि हमें वही लिखना होता है जो मार्किंग स्कीम में है. ओनली देन वी विल गेट मार्क. तो अगर नेक्स्ट टाइम आप देखें कोई आइडेंटिटी मेटल एक्स की विद सल्फ्यूरिक एसिड तो आप जिंक या मैग्नीशियम को प्रेफरेंस दीजिएगा. दैट इज इट. अब आप देखो ये 14 मार्क का जो पेपर आया है ना 40 में से, ये तो टेबल्स में से ही आया है. इसका मतलब है 26 मार्क का पेपर जो है, अब 6 मार्क का प्लानिंग क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ. स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इसे लेकर के कि प्लानिंग क्वेश्चन में क्या करना है. ये भी मैं आज आपको बताऊंगा. अगर आप मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह अगर सब सही तरह से फॉलो किया यू विल गेट 6 आउट ऑफ 6. लेकिन फिर भी अगर आपने वो कर लिया जो मैं बता रहा हूँ तो आप 6 में से 4 to 5 तो ज़रूर सिक्योर करेंगे इस क्वेश्चन में. तो अब आप देखें 20 मार्क्स का जो पेपर है उसमें से 14 मार्क्स का आया मोल्स एंड स्टाइकियोमेट्री. उसको भी मैंने डिटेल में आज डिस्कस किया आपके साथ. और फिर उसके बाद यहाँ पे ये 14 मार्क्स का पेपर जो है वो आ रहा है टेबल्स में से जो कि दिए हुए हैं ऊपर, जो कि क्वेश्चन पेपर पे ही मेंशन है. आपको सिर्फ बस गौर से देखना है कि किसका पूछा हुआ है, वहां से कॉपी करें और यहाँ लाके पेस्ट कर दें. उसके बाद देखें क्वेश्चन 4 प्लानिंग क्वेश्चन है. इसकी जो ट्रिक है ना वो ये है डियर स्टूडेंट कि आपने देखना है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट तो बड़े अच्छे से पढ़नी है. वो जो मैंने कहा था ना ऊपर टाइम बचाएं, वो इसी चीज से, इसी के लिए कहा था कि 1 आवर टाइम है तो आपने इस क्वेश्चन के लिए बचा के रखना है. कम से कम 15 मिनट्स आपको चाहिए हैं. आप 2 से 3 दफ़ा स्टेटमेंट को रीड करो. अच्छा अब ज़रा देखो गौर से, आपने हर एक प्लानिंग क्वेश्चन में फोकस इस पॉइंट के ऊपर करना है. योर प्लान शुड इंक्लूड, यहां से देख लेना है क्या उसने बताया. योर प्लान शुड इंक्लूड, क्या क्या प्लान में होना चाहिए जो आप लिखोगे. एपरेटस, मेथड, मेजरमेंट कौन सी लोगे, वेरिएबल कौन से कंट्रोल करोगे, और लास्ट पे आपने लिखना है रिजल्ट्स. तो आपको ये फिजिक्स में आ जाए, केमिस्ट्री में आ जाए, आपने यही सारा कुछ वहां भी करना है, यहां भी यही करना है. एपरेटस आपने 2 से ज्यादा लिखने हैं एटलीस्ट. मेथड आपने लिखना है. मेजरमेंट आपने बतानी है क्या चीज आप यहाँ पे, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है.
कंट्रोल वेरिएबल्स कौन से हैं, आपके 5 मार्क्स इस चीज के हो जाएंगे, और 6th पे जो आप रिजल्ट लिखेंगे 6th नंबर उसका आ जाएगा। तो आपने एपरेटस को लिखते वक्त ये ख्याल रखना है कि 2 से ज्यादा आपने एपरेटस लिखने हैं, एक एपरेटस नहीं लिख देना सिर्फ, क्योंकि अकेले एपरेटस से तो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं ना हो सकता, आपको एटलीस्ट 2 चीजें चाहिए होती हैं। चलिए अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं, और उम्मीद है आपको पता चल चुका होगा कि जब मैं आंसर लिखूंगा मैंने अपने आंसर में इन वर्ड्स को जरूर एड्रेस करना है, इन चीजों को, ताकि एग्जामिनर ने भी यही चेक करना है मेरे आंसर में। इसके अलावा आप जो मर्जी लिखें, यू विल नॉट गेट एनी नंबर। जी हाँ, आगे देखिए क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा इज यूज्ड टू मेक ब्रेड राइस, व्हेन ब्रेड सोडा बेकिंग सोडा इज हीटेड इट डिकम्पोजेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज रिलीज्ड। अब इसकी मैं अगर इक्वेशन लिखूं तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे क्या होगा। बेकिंग सोडा होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ उसने पूछा भी नहीं हुआ, ये मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। जब आप इसे हीट करोगे यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, यहाँ से बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ से बनेगा वाटर। तो हमारे पास ये कंप्लीट रिएक्शन है बेकिंग सोडा की डीकम्पोजिशन का। यहाँ से अब आप देख सकते हैं कौन सी गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब भी गैस रिलीज हो किसी भी एक्सपेरिमेंट में, तो आपने जो मेजरमेंट लेनी है, आपको मैं कहूँगा कि आप इसी को ले लें कि वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रोड्यूस्ड, इसी को आप मेजर करेंगे। मेजरमेंट का मेथड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रोड्यूस्ड, आप इसे फिक्स कर लें। इसके अलावा नंबर ऑफ बबल्स ऑफ द गैस प्रोड्यूस, उसको भी काउंट किया जा सकता है। डिक्रीज इन मैस, उसको भी काउंट किया जा सकता है। यानी मेजरमेंट के कई मेथड हैं, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि ज़्यादातर क्वेश्चन में जहां गैस आता है, आप इसे अगर फिक्स कर लें तो आपके एक तरह से ये एक पॉइंट बन जाएगा कि मैं इस चीज़ को अडॉप्ट कर सकता हूं कि मेजरमेंट में वॉल्यूम ऑफ द गैस प्रोड्यूस को लिया जा सकता है। आगे व्हेन बेकिंग सोडा इज हीटेड, ये हमने देखा CO2 रिलीज करेगा। बेकिंग सोडा आल्सो डिकम्पोजेज ग्रेजुअली व्हेन इट इज स्टोर्ड। तो बेकिंग सोडा को स्टोर कर लें तो वो तब भी डिकम्पोज होता रहता है। द लॉन्गर द बेकिंग सोडा इज स्टोर्ड, द लेस कार्बन डाइऑक्साइड इट रिलीजेज व्हेन इट इज हीटेड। तो यहां से हमें उसने कहना है आप कंपेयर करें और बताएं कौन सा बेकिंग सोडा ज्यादा अरसे के लिए स्टोर किया हुआ था, कौन सा कम अरसे के लिए स्टोर किया हुआ था। जो ज्यादा अरसे के लिए स्टोर किया होगा, जब उसे हीट करेंगे उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम प्रोड्यूस होगी। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होगी उसे हम पास कर सकते हैं लाइम वाटर में से भी। उससे नहीं करना तो आप एक्वस सॉल्यूशन से कर लें, बबल्स को काउंट कर लें, या आप उसे गैस सिरिंज के साथ कनेक्ट करके वॉल्यूम उसका मेजर कर लें। तो जोन सा सैंपल बेकिंग सोडा का लेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, वो ज्यादा देर के लिए स्टोर किया होगा। ये मैंने आपको बता दिया है, फाइनल रिजल्ट इसका आएगा। तो जब आप 1 से 2 दफा इसे पढ़ेंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा इन्वेस्टिगेशन को प्लान कैसे करना है। प्लान एन इन्वेस्टिगेशन टू शो विच ऑफ द 2 डिफरेंट सैंपल्स ऑफ बेकिंग सोडा हैज बीन स्टोर्ड फॉर लॉन्गर। तो यही हमने बताना है, वो मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर चुका हूं। योर प्लान शुड इंक्लूड, ये बता दिया, कॉमन लेबोरेटरी एपरेटस, ये सारे क्वेश्चन में ही यही लाइन लिखी होती है। नो अदर केमिकल शुड बी यूज्ड, और आपको जो कॉमन लेबोरेटरी एपरेटस है वो चाहिए। और उस आपके प्लान में क्या क्या है ये उसने बता दिया है, आपको एक तरह की दे दी है कि मैंने ये चेक करना है आपके आंसर में। तो ठीक है, फिर हमने इसी को लिखा है। एपरेटस रिक्वायर्ड फॉर द इन्वेस्टिगेशन, क्या लिखा है, बैलेंस, बंसन बर्नर हीट करने के लिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए यहाँ पे, और गैस सिरिंज यहाँ पे चाहिए। टेस्ट ट्यूब चाहिए है बेकिंग सोडा को होल्ड करने के लिए। इसके अलावा भी मैं डिलीवरी ट्यूब भी यहाँ ऐड कर सकता था, लेकिन 2 से ज्यादा आपने लिखने हैं तो मैंने यहाँ पे 4 एपरेटस लिख दिए हैं। आगे इसके बाद मेथड यहाँ पे कौन सा होगा, मैंने आपको बताया जहाँ गैस हो वहां पे आप वॉल्यूम ऑफ गैस जो है उसको यूज करेंगे। मेथड ऑफ मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी यूज्ड। ये इतना ही लिख के मुझे मेथड का नंबर मिल जाएगा। मेजरमेंट टू टेक, कौन सी मेजरमेंट लेंगे, एक्यूरेट मेजर ऑफ द मास ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बेकिंग सोडा इज टेकन इन द टेस्ट ट्यूब एंड हीटेड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे ये मैंने बता दिया मैंने किस तरह से मेजरमेंट लेनी। मैंने टेस्ट ट्यूब में 2 बेकिंग सोडा की टाइप्स लेनी है, उन्हें हीट करना है,
और वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी उसका मैंने वॉल्यूम मेजर करना है। ये मैंने लिख दिया, मैंने यानी मेजरमेंट को भी एड्रेस कर लिया अपने आंसर में। उसके बाद वेरिएबल कौन से कंट्रोल करने हैं, सेम मैस एंड सेम हीट मस्ट बी यूज्ड इन दिस एक्सपेरिमेंट, यानी एक कंट्रोल वेरिएबल आ गए इस एक्सपेरिमेंट के, मुझे यहां इसका 5th मार्क मिल गया। अब फाइनली मैंने रिजल्ट बताना है, द बेकिंग सोडा which will produce less volume of carbon dioxide will be stored for longer period of time, तो this will give me 6 out of 6 marks। तो ये था डियर स्टूडेंट्स, हमने इसे डिस्कस कर लिया। पेपर 4 मैंने बहुत डिटेल में आपके साथ बात की है, सो दैट यू शुड नो कि कौन से क्वेश्चन में क्या करना है। आप इस डिस्कशन को 2 से 3 दफ़ा दोबारा देखें एंड इंशाल्लाह यू विल फाइंड इट रियली इजी। Thank you so much.